बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अपने गृहनगर पहुंचने के बाद आवास पर स्थानीय जनता के द्वारा फूल मालाओं और कुमाऊनी थारूवटी नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया, उसकी सराहना भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जनता को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर्व की शुभकामनाएं दी और उपस्थित जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के निवारण के लिए उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर सीधा देहरादून से है। 4 धाम कपाट बंद होने की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। बड़ी खबर देहरादून से, 4 धाम कपाट बंद होने की शुरुआत अब हो चुकी है। केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट जल्द बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट को बंद कर दिया जाएगा। 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, 4 धाम यात्रा कपाट बंद होने की शुरुआत जो है वो हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट जो हैं वो बंद होने की शुरुआत हो चुकी है। 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून 4 धाम यात्रा के कपाट बंद होने की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के साथ केदारनाथ यमुनोत्री धाम के भी कपाट जल्द बंद हो जाएंगे। शीतकाल के लिए इन कपाटों को बंद कर दिया जाएगा। 10 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया जाएगा पूरे धाम को। आपको बताते चले कि लोगों ने इस बार खुलकर दर्शन किए। बेहद उत्साह यहां पर सभी श्रद्धालुओं के बीच देखने को मिला। अभी भी लगातार दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जल्द ही कपाट बंद हो जाएंगे। खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा नेपाल बॉर्डर का दौरा किया। इसी बीच सीएम धामी ने यहां एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। साथ ही यहां पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ सीएम ने कैंप में आतिशबाजी की और महिला जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। सीएम ने इस मौके पर बनबसा नेपाल बॉर्डर स्थित एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देकर जवानों को उपहार बांटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। त्योहारों में अक्सर सैनिकों के बीच पहुंचकर अपनी खुशियों को साझा करते हैं। बीते रोज भी सीएम ने देहरादून में सैनिकों के बीच पहुंचकर दीपावली का पर्व बड़े जोरों शोरों के साथ मनाया। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में भी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी पर जमकर निशाना भी साध रही है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि जनता का बीजेपी पर विश्वास है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दर्जनधारी मंत्री देवेंद्र भसीन का कहना है कि कुछ सीटें पाकर कांग्रेस उछल रही है। दर्जा पाकर नेता ने ये तमाम बातें कही, लेकिन बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई है, जो बताता है कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। तो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर यहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर चुकी है। बताते चले कि उपचुनाव 20 नवंबर को होना है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।
साथ ही साथ आपको बताते चले कि उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारियों को शुरू कर दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में जुट चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल उपचुनाव जो है वो 20 नवंबर को होना है और इसके लिए तैयारियां भी हो चुकी हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि केदारनाथ जी की सीट हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और कांग्रेस के दावे अपने आप में बिल्कुल खोखले हैं। और जहां तक वो बद्रीनाथ सीट की बात करते हैं तो वो सीट भी पहले कांग्रेस के पास थी और मंगलौर की सीट भी पहले कांग्रेस के ही पास थी। मंगलौर में तो हम बिल्कुल 200 कुछ वोट से ही पीछे रह गए थे, क्योंकि पहले हमारी वहां जमानत जब्त होती थी। तो ऐसे में जो केदारनाथ की जनता है वो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो वहाँ कार्य किए जा रहे हैं तो उसको देख रही है। उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा सशक्त बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार महिला नीति लागू करने जा रही है। बता दें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य महिला नीति को विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा में अंतिम बैठक की गई। बैठक के दौरान नीति में कुछ बदलाव करते हुए आगामी कैबिनेट में महिला नीति संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की एक कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 1500 LT के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पाटा जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूलों में फर्नीचर, खेल का मैदान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टरों की कमी पूरी होने जा रही है। इसी दिशा में सरकार बहुत जल्द 351 यहां पर पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। इसके अलावा सरकार जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहां बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इस उपचुनाव में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से टिकट के कई दावेदार थे, जो पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि पार करते ही ये स्थिति साफ हो गई कि बीजेपी की तरफ से टिकट की किसी भी दावेदार ने निर्दलीय नामांकन नहीं किया और वो मैदान में नहीं उतरेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 2 माह से थी। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली वहां जा चुकी है। हमने 5 मंडलों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं को लगाया था अपने काम में लगे हुए थे।
केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी, उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी, सबने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आसाराम नौटियाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी, जनसंख्या, वो अपने आप में जीत का आधार थी। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये खबर बेहद खास। आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। बिहारी महासभा का भव्य छठ महोत्सव कार्यक्रम है। बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 नवंबर को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी। 8 नवंबर उषा अर्घ के बाद व्रत की समाप्ति होगी। टपकेश्वर मंदिर प्रेमनगर चंद्रावड़ी में छठ पूजा की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। पूर्वांचल के साथ उत्तराखंड में भी सुखमय जीवन के लिए पूजा बिहारी महासभा ने इसकी मांग की है। छठ पूजा के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। 8 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहारी महासभा का भव्य छठ महोत्सव कार्यक्रम है ये। बड़ी खबर देहरादून से 5 नवंबर को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को उषा अर्घ के बाद व्रत की समाप्ति हो जाएगी। टपकेश्वर मंदिर प्रेमनगर चंद्रवाड़ी में छठ पूजा की व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल के साथ उत्तराखंड में भी सुखमय जीवन के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बताते चले बिहारी महासभा ने मांग की है इस पूरे कार्यक्रम की। सभी लोग मिलकर यहां पर पहुंचे और सभी ने मांग की है कि इस महोत्सव को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाए। छठ पूजा के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की भी मांग इनकी ओर से की गई है। 8 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग इन लोगों ने की है। यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस माँ भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है।
राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लालकुआं से बीजेपी के पूर्व विधायक और सीनियर नेता माने जाने वाले नवीन चंद्र दुमका ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब और अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में राजनीतिक और पुलिस संरक्षण में कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार खुले तौर पर किया जा रहा है, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। शिकायत तो है, जब भी मैं भी यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो शराब की अवैध बिक्री की चर्चा बहुत तेजी से इलाके में है और मैं समझता हूँ कि दो ही तरीके से रुक सकती है। या तो सरकार, प्रशासन और पुलिस का तगड़ा डंडा इनके ऊपर हो और या फिर लोग जत्थों में इकट्ठे होकर के इस टाइप की जगह जगह पर जो स्पॉट बने हैं उनको घेर लें, उनको हतोत्साहित करें, उनको चेतावनी दें। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की यहां भू कानून को लेकर किए गए वादों को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो वादे किए हैं, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाकर पूरा किया जाएगा। प्रदेश में लागू होने वाला ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची को जारी कर दिया है। इस सूची में 40 कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सूची में 40 नाम निर्धारित कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से केदारनाथ उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारकों में करीब सभी विधायकों को शामिल किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तरह से यहां तेज हो गई हैं। स्टार प्रचारकों की सूची को भी जारी कर दिया गया, जिसमें सभी विधायकों के नाम डाल दिए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस के 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। पुलिस भर्ती के लिए 8 नवंबर से इसके आवेदन को शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आयु सीमा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के मुताबिक लंबे समय बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो भर्ती के लिए निर्धारित की गई उम्र सीमा को बढ़ाए, जिससे अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। नहीं, निश्चित तौर पर सभी भर्तियों में उम्र में छूट सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि
7 साल पहले जो भर्तियां होनी चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो 25,000 भर्तियों की बात करते रहे। तीरथ सिंह रावत जी जिस दिन विदा हो रहे थे, उन्होंने कहा मैं 25,000 पदों पर भर्तियां करने वाला था, और धामी सरकार आज तक भर्तियां नहीं कर पाई है। तो इस अवधि में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका क्या दोष है? उनको उम्र में जो है छूट मिलनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत के परिजनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दस्सौनी ने कहा कि अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं, उन सभी चुनाव में बीजेपी ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया है, लेकिन इस बार शैला रानी रावत की बेटी को टिकट देने का वादा करके उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये दिवंगत विधायक और उनके परिजनों का अपमान है, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, सभी उपचुनाव में दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। इस बार केदारनाथ की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहां पर, क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है, वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का, जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए, तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं है तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारपुरी पहुंचे, जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मनोज रावत ने केदार धाम से चुनावी अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और केदारनाथ धाम की पौराणिकता और धार्मिकता को बनाए रखने का संकल्प लिया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने बताया कि एक सच्चे सनातनी के तौर पर अपने आराध्य बाबा केदारनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें चुनावी अभियान की शुरुआत की है। आज मैं श्री केदारनाथ जी से और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के बाद अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहा हूँ। मैं बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे केदार भूमि में शांति बने रहे, हमारे लोग सुख और समृद्धि को प्राप्त करें, हमारे बच्चे देश और दुनिया में अपना परचम लहराएं, और हम सब राजनेताओं को बाबा केदारनाथ सद्बुद्धि दें कि हम लोगों की सेवा में रत रहें। और मैंने आज बाबा केदारनाथ जी से एक ही प्रार्थना की है कि बाबा जी, इस केदारनाथ में सब कुछ बन रहा है, लेकिन वो गरीब माता जो गड्डी लेकर के अपने सर पर पैदल और धोतियों के साथ केदारनाथ आती है। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में 3 दिन से लापता शख्स का शव बरामद हुआ है। दीपावली के दिन शख्स की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी सिटी मनोज कुमार, सीओ बहादुर सिंह चौहान, किच्चा कोतवाल धीरेन्द्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि शख्स का शव बरामद हुआ। जैसे ही परिवार वालों को इसकी सूचना लगी तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों का कहना है कि कई दिन से वो नहीं मिल रहा था। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल पुलिस की ओर से जारी कर दी गई है। आसपास में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो शख्स का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि पूरा मामला किच्चा का है, जहां पर इस शख्स का शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों ने इस पूरे मामले पर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही इस पूरे मामले पर पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर लगातार यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई मांगे छठ पूजा को लेकर यहां पर की जा रही हैं। बताते चले कि बिहारी महासभा का भव्य छठ महोत्सव कार्यक्रम है। 5 नवंबर को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को उषा अर्घ्य के बाद व्रत की समाप्ति होगी। टपकेश्वर मंदिर, प्रेमनगर, चंद्रवणी में छठ पूजा की व्यवस्था की गई है। बताते चले कि पूर्वांचल के साथ उत्तराखंड में भी सुखमय जीवन के लिए पूजा अर्चना की जाएगी। बिहारी महासभा की ओर से ये मांग की गई है कि छठ पूजा के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। 8 नवंबर को यहां छुट्टी घोषित करने की मांग बिहारी महासभा की ओर से की गई है। बिहारी महासभा ने ये मांग की है कि 8 तारीख को यानी कि 8 नवंबर को छुट्टी घोषित कर दी जाए। 5 नवंबर को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को उषा अर्घ्य के बाद व्रत की समाप्ति होगी। महोत्सव कार्यक्रम 5 नवंबर को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी। छठ पूजा को लेकर सभी लोगों में उत्साह जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इस दिन यहां पर बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ की जाती है। लगभग ये पूरा त्योहार देखने के लिए दूर दूर से भी लोग पहुंचते हैं। इस त्योहार को बेहद उत्साहित होकर यहां पर मनाया जाता है। बिहारी महासभा की एक मांग है कि भव्य छठ महोत्सव के आयोजन को यहां पर बड़े स्तर पर किया जाए। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूर्वांचल के साथ उत्तराखंड में भी सुखमय जीवन के लिए पूजा अर्चना जो है वो की जानी चाहिए। बिहारी महासभा की ओर से ये मांग की गई है। छठ पूजा के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। 8 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की यहां पर बिहारी महासभा की ओर से मांग की गई है। बिहारी महासभा का भव्य छठ महोत्सव कार्यक्रम है। 5 नवंबर को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी और 8 नवंबर को समाप्ति। 8 नवंबर को आपको बता दें कि टपकेश्वर मंदिर, प्रेमनगर में छठ पूजा की व्यवस्था की जाएगी। चंद्रवाणी में भी पूजा की व्यवस्था की मांग की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो छठ पूजा के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। 8 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री